मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म और लिबरलाइजेशन यानी आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण। देखिए, ये जो वर्ड है लिबरलाइजेशन, इस वर्ड को देखने से पहले अगर हम बात करें 24 जुलाई 1991 को यानी कि हमारे देश की नई औद्योगिक नीति आई थी और इसी नीति की वजह से हमारे देश में 3 इम्पॉर्टेंट वर्ड आए थे। वो थे, आप जानते हैं, LPG यानी कि क्या कह सकते हैं उनके नए नाम, LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये कुछ 3 नए वर्ड आए थे जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में या उसको आगे ले जाने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें वैश्वीकरण की यानी ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है किसी एक देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से कनेक्ट करना या उसके साथ व्यापार या स्वतंत्र पूंजी प्रवाह करना या व्यक्तियों के स्वतंत्र आने और जाने पर कोई भी रोक नहीं लगाना। तो ये सारा कहलाता है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि एक देश की इकोनॉमिक को हम दूसरे देश की इकोनॉमिक से कनेक्ट करते हैं, या हम कह सकते हैं कि पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको आपस में, इकोनॉमिक को, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक को आपस में कनेक्ट करते हैं, उसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही इंटरनेशनल ट्रेड में ग्रोथ हुआ, उसके साथ FDI भी प्रमोट हुआ और साथ ही हम कह सकते हैं बहुत आसानी से कोई भी व्यक्ति अपनी एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग सिस्टम के लिए कहीं पर भी किसी भी देश में जा सकता था। तो ये सारा सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ। अगर हम बात करें प्राइवेटलाइजेशन, इसका मतलब होता है कि पहले कुछ इंडस्ट्री के, जो इंडस्ट्री थी मेन इंडस्ट्री, उसका सिर्फ लाइसेंस पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकार की इंडस्ट्री के नाम से ही जानी जाती थी, यानी उसका लाइसेंस सिर्फ गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को ही मिलता था। लेकिन उसके बाद में आप देखते हैं 1991 के बाद में बहुत सी इंडस्ट्री से ये लाइसेंस, आप कह सकते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री को भी दिया गया, यानी प्राइवेट इंडस्ट्री भी उसको ओपन कर सकती थी उस इंडस्ट्री को। तो ये कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, प्राइवेट सेक्टर में। सबसे इम्पॉर्टेंट है उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब हो गया लिबरलाइजेशन, यानी कि सरकार ने अपने बहुत सारे ऐसे रेस्ट्रिक्शंस को कंट्रोल किया, अपने ऐसे बहुत सारे प्रतिबंधों को हटाया जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए। जैसे आप देखते हैं टैरिफ को कम करना, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटी देना। तो इस तरह से लिबरल बने कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं टैक्स वगैरह, आप कह सकते हैं रिबेट मिली या टैरिफ को कम किया गया, जिससे क्या हो गया कि इकोनॉमिक गतिविधियां जो थी, जो आप कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, वो देश में बहुत ज़्यादा बढ़ी और इससे एम्प्लॉयमेंट, आप कह सकते हैं, बढ़ा, पावर्टी दूर हुई। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट वर्ड बहुत ही, आप कह सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ में सपोर्ट किया। तो आपको ध्यान रखना है LPG के बारे में। चलिए, आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की, यानी कि आर्थिक उदारीकरण क्या होता है। देखिए, आर्थिक उदारीकरण का मतलब क्या होता है कि सरकार अपने नियंत्रण में ऐसी ढील देती है या उन्हें हटा देना जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ में बाधक बन रहे हैं, जो कि हमारे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। अगर हमने उनको कंट्रोल कर लिया, उनको फ्रीली कह सकते ट्रेड के लिए प्रमोट कर दिया, तो इससे हमारे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। उदारीकरण में सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिसके द्वारा देश के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करने वाली आर्थिक नीतियाँ हो, चाहे रूल्स हो, चाहे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो, उन सबको समाप्त किया गया और आर्थिक विकास में सहायक क्रियाओं को प्रोत्साहन इससे मिलता है या इससे प्रोत्साहन मिला। तो यह आपको ध्यान रखना है कि उदारीकरण का मतलब होता है कि सरकार ने अपने जो एक्सेस जो रेस्ट्रिक्शन थे, यानी बहुत ज़्यादा जो प्रतिबंध थे, उसको कम कर दिया, उसमें ढील कर दी, यानी उनको बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया, उनको रिलैक्स कर दिया, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए। बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन ऐसे थे जो बहुत टफ थे, तो उनको भी कम किया, उनके जगह दूसरे रूल्स और रेगुलेशन लिबरल टाइप के लेके आए। जैसे आप जानते हैं फेरा की जगह फेमा आया। तो ये फेरा जो था, आप जानते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इसके जगह कौन सा आ गया है, फेमा, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये जो मैनेजमेंट था ये बहुत थोड़ा सा लिबरल था, बहुत ज़्यादा उदार था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ में बढ़ावा मिल पाया। चलिए आगे देखते हैं इसकी एक डेफिनेशन। चलिए अब हम बात करते हैं एक डेफिनेशन की, जो कि है प्रोफेसर मधु दंडवते के अनुसार। देखिए, आर्थिक उदारीकरण से आशय उन प्रयासों से हैं जिनके द्वारा आर्थिक व्यवस्था को उनकी लोचहीनताओं
और नौकरशाही के उन स्वेच्छाचारी नियंत्रण एवं प्रक्रिया से मुक्ति प्रदान की जाती है, जिसके कारण विलंब, भ्रष्टाचार, अकुशलता का जन्म होता है और उत्पादन को घटाती है। यानी कि अगर हम अपने देश में अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते हैं तो उसमें कुछ हमें उदारीकरण लाना होगा, यानी कि कुछ लिबरल बनना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें अपने जो ऐसे प्रोजेक्ट लेके आते हैं जिसमें हम टाइम रहते चेंज नहीं कर पाते, जिनकी वजह से हमारा प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें जो प्रोजेक्ट है उसको पास कराने में बहुत टाइम लगता है, तो क्योंकि भ्रष्टाचार होता है, ठीक है। और बहुत ऐसे आप कह सकते हैं कोई भी प्रोजेक्ट में एफिशिएंसी से काम नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं आता। तो इन सब को कम करना, यानी कि करप्शन को कम करना या फिर अकुशलता को कम करना, जो प्रोजेक्ट में डिले हो रहा है उनको कम करना, ठीक है। इन सबको कम करने के लिए हमें अपने सिस्टम में, अपनी आर्थिक व्यवस्था में कुछ सुधार करना होगा, यानी लिबरल होगा, ताकि ज़्यादा अगर कंट्रोल रखा तो हम लोग अपने प्रोजेक्ट को ही टाइम पे पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये जो डेफिनेशन है ये दी थी प्रोफेसर मधु दंडवते ने। चलिए आगे हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि हमें लिबरलाइजेशन की आवश्यकता क्यों है। देखिए, लिबरलाइजेशन की आवश्यकता हमें क्यों है, उसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमें ये बता रहा है रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी तीव्र आर्थिक, अगर हमें औद्योगिक विकास करना है तो हमें ये लिबरलाइजेशन को अपनाना होगा। देखिए, भारत के पास आप जैसे जानते हैं बहुत ज़्यादा साइंस के अकॉर्डिंग करें या टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करें तो एक पर्याप्त ढांचा अगर उपलब्ध हो तो हम बहुत अच्छे से अपने इंडस्ट्री सेक्टर को ग्रोथ कर पाएंगे। तो यानी कि एक सफिशिएंट स्ट्रक्चर होने की वजह से, एक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमें उपलब्ध हो जाए तो हम अपने प्राइवेट सेक्टर या हम कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री को बढ़ा सकते हैं। और उनको बढ़ाने के लिए हमें लिबरलाइजेशन की, यानी कि कह सकते हैं कि उदारीकरण की आवश्यकता होती है। देखिए, सेकंड है कंट्रोल ऑन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों की जो बर्बादी हो रही है उन्हें रोकना। आप सभी जानते हैं कि जितना ज़्यादा हमारी कह सकते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है, तो हमें कैपेसिटी को बढ़ाना होगा जिससे हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसका हम बेटर यूटिलाइजेशन कर पाएँ। यानी कि कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनकी क्षमता, कैपेसिटी बहुत ही कम है, उनको सही करने के लिए, उनको अच्छा करने के लिए हमें लिबरलाइजेशन की आवश्यकता होगी। यानी कि हमें एक फ्रीली मार्केट चाहिए ताकि हम अपने संसाधनों का सही उपयोग कर पाएँ। अगर हम उनको रिबेट देंगे, हम उन्हें छूट देंगे तो वो अच्छे से अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएंगे, और साथ ही साथ जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसका बेटर यूटिलाइजेशन, यानी उसका सही उपयोग है वो कर पाएंगे अगर हमने अपने सिस्टम में थोड़ा सा लिबरल बताया, यानी उदारीकरण अपनाया। थर्ड है कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट, यानी प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक वातावरण। देखिए, बहुत ज़्यादा विनिमय और नियंत्रण ने फर्मों के प्रवेश और उनके बाहर जाने पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। अगर हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडस्ट्री है ना तो बाहर जा पाएगी, यानी देश के बाहर एस्टेब्लिश हो पाएगी, ना कोई बाहर की इंडस्ट्री हमारे देश में एस्टेब्लिश हो पाएगी अगर हमने ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस को रखा। इसी वजह से हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत कम, एक लोअर कह सकते हैं कंपटीशन इन्वायरमेंट बना रहता है। अगर हमें अपने देश में हाई लेवल का और एक कह सकते हैं हेल्दी इन्वायरमेंट बनाना है कॉम्पिटिटिव, तो हमको लिबरलाइजेशन को फॉलो करना होगा, यानी उदारीकरण को अपनाना होगा, जिससे हम एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट बना सकते हैं हमारे देश में। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। देखिए, अगर हमें औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर को लिबरल बनाया तो इससे देश में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एफडीआई है या एफआईआई है वो प्रमोट होगा, यानी कि विदेशी विनियोग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और इससे हमारे एम्प्लॉयमेंट को, हमारे यहाँ पे आप कह सकते हैं नई अपॉर्चुनिटी है वो ग्रोथ होगी। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अपने रूल्स और रेगुलेशन में लिबरल होना होगा, इसीलिए हमें लिबरलाइजेशन को फॉलो करना है। फिफ्थ है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार को बढ़ावा। देखिए, अगर बहुत ज़्यादा आर्थिक सुधार होगा, आर्थिक सुधार का, इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब है लिबरलाइजेशन होना, उदारीकरण होना। अगर ऐसा हुआ तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी में ग्रोथ होगा,
बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छे से बढ़ेगा, लोगों का जीवन स्तर अच्छा बढ़ेगा, लोगों को सस्ती वस्तुएं मिल जाएगी, उनको बहुत ज़्यादा चॉइसेस मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर उदारीकरण देश में अपनाया जाता है तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ हमें जो प्रोडक्शन होगा उसके लिए हमें एम्प्लॉय चाहिए और उसी से एम्प्लॉयमेंट की जो हम कह सकते हैं जो हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी की वो दूर हो सकती है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑन इन्फ्लेक्शन यानी मुद्रा प्रचार पर नियंत्रण। उदारीकरण के द्वारा ही आप कह सकते हैं औद्योगिक पूंजीगत उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे हम कह सकते हैं इन्फ्लेक्शन यानी कि महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपने देश में लिबरलाइजेशन को फॉलो करते हैं तो इससे हमारे देश में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी है या बहुत सी बाहर की कंपनी है वो हमारे देश में आके एस्टेब्लिश होगी, बहुत सारा प्रोडक्शन होगा और प्रोडक्शन होने पर टाइम से सप्लाई हो पाएगी, जिससे हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेक्शन है वो कंट्रोल में आएगा यानी महंगाई है वो इतनी नहीं बढ़ेगी। तो सबको आप कह सकते हैं कि सस्ते दाम पर सही वस्तु जो अच्छी है गुणवत्ता वाली वो मिल पाएगी। नेक्स्ट है अनावश्यक नीतियों के नियमों को हटाना, रिमूव अननेसेसरी कंट्रोल। जो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में बाधक हैं, उन सारे रूल्स और रेगुलेशन को कम करना होगा। यानी अगर हमें फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, बहुत ज़्यादा विकास करना है, तो हमारी इकोनॉमिक रूल्स और रेगुलेशन को लिबरल बनाना होगा, जिससे कि बाहर के देश की जो इंडस्ट्रीज़ हैं या आप कह सकते हैं हमारे देश की इंडस्ट्री है वो ग्रोथ कर पाएँ, आर्थिक विकास में सहायक हो पाए। अगर हमने ऐसे रेस्ट्रिक्शन को हटाए तो ये सारे अननेसेसरी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उसको हमें हटाना होगा, जिससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो पाए। नेक्स्ट है एंड लास्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड सुपीरियर गुड्स, सस्ती विशिष्ट वस्तुओं की उपलब्धता। आप जानते हैं कि अगर आर्थिक सुधार होता है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन है वो बिल्कुल स्टेबल बना रहेगा, प्रोडक्शन होता रहेगा, जिससे लोगों को सस्ती और श्रेष्ठ वस्तु यानी कि बहुत चीपर में आपको मिल जाएगा और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम अपने आर्थिक सुधार को बहुत ज़्यादा रखते हैं हमारी अर्थव्यवस्था में तो इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वो दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से कनेक्ट हो पाएगी, यानी बहुत ईजी से हम लोग ग्लोबलाइजेशन को अपना पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे हमें लिबरलाइजेशन इसलिए फॉलो करना है ताकि हमारे देश में ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ पाए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों का जो इनकम सिस्टम है वो इम्प्रूव हो पाए। और इनकम सिस्टम इम्प्रूव होने पर आप सभी जानते हैं कि सेविंग का जो सिस्टम है यानी बैंक का जो है बैंक हैबिट है वो लोगों में आएगी, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो चलिए आज हमने इस वीडियो में देखा है आर्थिक सुधारों का क्या मीनिंग होता है, आर्थिक सुधार यानी लिबरलाइजेशन को फॉलो करते हैं और उसको क्या मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें इसे फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में हमने स्टडी की। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके फेवरेबल और अनफेवरेबल क्या इफ़ेक्ट होते हैं लिबरलाइजेशन।